देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को नई दिल्ली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारी बातचीत काफी पॉजिटिव रही। हम सब लोग 17 तारीख को भी इंडिया अलायंस के सहयोगियों के साथ पटना में बैठेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इस सवाल के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि चेहरे को लेकर आप लोग क्यों चिंतित होते हैं, ये हम लोगों की चीजें हैं। हम बैठकर बात करेंगे, सारी बातें सामने आ जाएंगी। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान से उठा विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ है और इसी कड़ी में अब एक और सपा नेता ने विवादित बयान देकर यूपी की राजनीति को गरमा दिया है। मंझनपुर से सपा विधायक इंद्रजीत सरोज ने मंदिरों की शक्ति पर सवाल उठाए हैं, साथ ही रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास पर भी टिप्पणी की है। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी भारत को लूटने नहीं आते। मंदिरों में ताकत नहीं थी, असली ताकत सत्ता में है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बाबा यानी योगी आदित्यनाथ अपना मंदिर छोड़कर सत्ता के मंदिर में विराजमान हैं और हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं। दरअसल सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया था और इस मौके पर बोलते हुए इंद्रजीत सरोज ने कहा कि हमारे देवी देवता इतने शक्तिशाली नहीं थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अरब से इस देश में आया और देश को लूटा। मोहम्मद गौरी इस देश को लूटने आया था, तो इस देश के देवी देवताओं ने क्या किया? उन्हें मुसलमानों को श्राप देना चाहिए था। वे राख हो जाते, मर जाते, अंधे हो जाते। इसका मतलब है कि कुछ कमी है और हमारे देवी देवता इतने शक्तिशाली नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज के भारत के मंदिरों पर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैंने उनका बयान नहीं सुना, मैंने रामजीलाल सुमन का बयान भी नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि इतिहास से जुड़ा कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर इतिहास की चीजें हमें अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकती हैं, अगर यह हमें सकारात्मक रास्ते पर नहीं ले जा सकती हैं, अगर यह हमें सकारात्मक दिशा नहीं दे सकती हैं, तो इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए। इतिहास पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। समाजवादियों ने इतनी प्रगतिशील चीजें की हैं, इतनी प्रगतिशील बातें कही हैं। किसान की आय दोगुनी कराना, रोजगार, आरक्षण हमारे अधिकार हैं। हमारा सम्मान नहीं हो रहा कहीं पर, घर गंगा जल से धोए जा रहे हैं। ये सब बड़े मुद्दे हैं। अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुए टैरिफ वॉर की चपेट में अब एविएशन सेक्टर भी आ गया है। चीन ने अपनी एयरलाइंस को अमेरिकी कंपनी बोइंग से जेट की डिलीवरी नहीं लेने का आदेश दिया है। चीनी सरकार ने अपनी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे अमेरिका से एयरक्राफ्ट उपकरण और पार्ट्स की खरीद भी रोक दें। बता दें कि अमेरिका अब चीन से आयात पर 145% तक टैरिफ लगा रहा है। वहीं चीन ने अमेरिकी आयात पर 125% का जवाबी टैरिफ लगाया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार उन एविएशन कंपनियों की मदद करने पर विचार कर रही है जो बोइंग जेट विमानों को लीज पर लेती हैं और उसके लिए अधिक पैसे चुकाती हैं। फिलहाल बोइंग और संबंधित चीनी एयरलाइंस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। एविएशन फ्लाइट्स ग्रुप के आंकड़ों के अनुसार लगभग 10 बोइंग 737 मैक्स विमान चीनी एयरलाइन पेड़े में शामिल होने के लिए तैयार हैं, जिनमें चाइना सदर्न एयरलाइंस कंपनी, एयर चाइना लिमिटेड और जियामेन एयरलाइंस कंपनी के 2 विमान शामिल हैं। प्रोडक्शन ट्रैकिंग फर्म की वेबसाइट के अनुसार कुछ जेट सिएटल में बोइंग की फैक्ट्री के बेस के पास खड़े हैं, जबकि अन्य पूर्वी चीन के झाओशान में फिनिशिंग सेंटर में हैं, जिन विमानों के कागजात और भुगतान पहले हो चुके हैं। उन्हें केस बाय केस आधार पर मंजूरी मिल सकती है। मालदीव ने इस्राएली पासपोर्ट पर देश में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध मालदीव इमिग्रेशन एक्ट में 3रे संशोधन के तहत लगाया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मंगलवार 15 अप्रैल को मालदीव इमिग्रेशन एक्ट में 3रे संशोधन को मंजूरी दी। इस संशोधन के जरिए इमिग्रेशन एक्ट में एक नया प्रावधान लाया गया है। इसके तहत मालदीव गणराज्य में
इस्राएली पासपोर्ट रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये जानकारी मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में दी गई। इसमें कहा गया है कि ये प्रतिबंध फिलिस्तीनी लोगों पर इसराइल के अत्याचार और नरसंहार के जवाब में मालदीव सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ब्रिटेन के साथ डील होने का ये अच्छा मौका है, क्योंकि टैरिफ घोषणाओं से वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल के बाद अब स्थिति स्थिर है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यह बातें सोमवार को अनहर्ड वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि हम कियर स्टारमर सरकार के साथ मिलकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के लगभग हर देश पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद वैश्विक शेयर बाजारों में हलचल मच गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा में ब्रिटेन के अलावा उसके अन्य सहयोगी देश भी शामिल थे जो अमेरिका को सामान निर्यात करते हैं। इन सभी देशों पर 10% का बेसिक टैरिफ लगाने की बात भी कही गई थी। तेजस्वी यादव की दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात पर जेडीयू ने निशाना साधा है। हालांकि इसे औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन बिहार के सियासी गलियारे में बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो कांग्रेस तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार आज घोषित करे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्या तेजस्वी जैसे दागदार नेता के आगे कांग्रेस आत्मसमर्पण करेगी? लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी से बेहतर स्ट्राइक रेट कांग्रेस और वाम दल का रहा। जेडीयू नेता ने कहा कि एनडीए में नेतृत्व को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ेगा। 2025 से 30 नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश है तो निश्चिंत हैं। जेडीयू की चुनौती पर आरजेडी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी में हिम्मत है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करें। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए को विधानसभा चुनाव लड़ना है। नीतीश मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, यह घोषित करके दिखाएं। उन्होंने बीजेपी को यह भी चैलेंज दिया कि बीजेपी आलाकमान हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान का खंडन करें। बता दें कि हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा था कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में विजय का झंडा फहराया जाएगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा कि तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर कांग्रेस आलाकमान की सहमति मिल चुकी है। राहुल तेजस्वी की बैठक से महागठबंधन को और मजबूती मिलेगी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके राणा सांगर पर दिए गए बयान को लेकर जहां एक तरफ पहले ही विवाद जारी है, इस बीच उन्होंने अब एक नया बयान दिया है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि कड़े मुर्दे मत उखाड़ो, भारी पड़ेगा। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो फिर हमें भी यह कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। जो लोग बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं वो मोहल्ले में जाकर ये प्रचार कर देना कि ये बड़ा ही खतरनाक मामला है। रामजीलाल सुमन ने आगे कहा कि अगर कहोगे कि मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है, जरा ये भी बता दो। इस दौरान रामजीलाल सुमन ने करनी सेना पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने 3 सेनाएं सुनी थी, वायुसेना, थल सेना और नौसेना। हमारे बीच अब ये नई सेना पैदा हो गई है। सपा सांसद ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है, तो ऐसे में करनी सेना के रणबांकुरों को हिंदुस्तान की सरहद पर जाना चाहिए और हमें चीन से बचाना चाहिए। अगर तुम यह नहीं करते हो तो तुमसे ज्यादा नकली इस दुनिया में कोई नहीं है। जांच एजेंसी ईडी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को जमीन सौदे से जुड़े मामले में दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले 56 वर्षीय वाड्रा को इस मामले में पहली बार 8 अप्रैल को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने गवाही नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला हरियाणा के शिकोपुर में जमीन सौदे और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में हुए पैसों के लेन देन की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। वहीं ईडी के समन को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये लोग हमेशा मुझे दबाने की कोशिश करते हैं। जब भी मैं जनता की आवाज़ उठाता हूँ ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। मुझे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा।
रॉबर्ट वाड्रा ने एबीपी न्यूज से जमीन सौदे के बारे में कहा कि ईडी ने पूरी छानबीन कर ली लेकिन कुछ भी नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं आज यहाँ हूँ, मैं निष्कर्ष की उम्मीद कर रहा हूँ, मैं निष्कर्ष का इंतजार कर रहा हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध में मारे गए लाखों लोगों के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी जिम्मेदार हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान वहां अल साल्वाडोर के नेता भी मौजूद थे। ट्रंप ने कहा कि जब आप एक युद्ध शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप युद्ध जीत सकते हैं। ट्रंप ने इस युद्ध के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि इससे पहले रविवार को रूस ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर सूमी पर घातक हमला किया था। इसमें कई लोग मारे गए थे। इस मुद्दे पर व्यापक स्तर पर आक्रोश जताया गया। ट्रंप का यह बयान इसके ही बाद आया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.